हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं आप लोगों को जीएसटी की एक्सरसाइज फर्स्ट बी का कुछ पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर उसके बाद एग्ज़ाम्पल जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। तो समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? एक्चुअली में जब कोई ट्रेडर्स माल ख़रीदता है, किसी से गुड्स ख़रीदता है, परचेज़ करता है, तो उस कंडीशन में उसे कुछ अमाउंट टैक्स की फॉर्म में पे करना पड़ता है, इंक्लूडिंग बिल। अब मान लो अगर उसने 10,000 का माल ख़रीदा और उस पर टैक्स था 10% या 18%, तो उस पर टैक्स निकालेंगे और उसी में इंक्लूड करके वो मान लो जैसे 100 रुपीज़ पर 10% निकालते हैं अगर हम, तो आता है 10 रुपीज़। अब उसने 10 रुपीज़ जो टैक्स दिया एट द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स, तो उसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब चूँकि ये उस ट्रेडर के लिए एज ए एसेट्स होती है, तो जब वो उसी माल को परचेज़ करने के बाद जब वो सेल करता है तो उसमें प्रॉफिट ऐड करके फिर उसके बाद जो टैक्स निकलता है उसे कहते हैं हम आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट में से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि उसे कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपली कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ओनली जब वो कोई माल परचेज़ करेगा तो उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। और चूँकि ये एसेट की फॉर्म में, उसकी जो वेल्थ की फॉर्म में ये जमा हो जाता है, और जब वो उसी माल को सेल करता है तो वो कस्टमर से या कंज्यूमर से जो है वो कलेक्ट कर लेता है। तो इससे पता ये चला कि ना ट्रेडर के ऊपर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती, बस उसे जो सारी लायबिलिटी होती है वो कंज्यूमर पे होती है, क्योंकि लास्ट में कंज्यूमर ही उससे वो कलेक्ट करके जो भी अपना टैक्स होता है, जो पहले उसने एट द टाइम ऑफ परचेज़ जो टैक्स पे किया था, वो उसमें से माइनस करके और जो बचता है बैलेंस वो गवर्नमेंट को डिपॉज़िट कर देता है। तो इस तरह से तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट, सपोज़ दैट कोई डीलर ए है, उसने 10,000 रुपीज़ का माल या गुड्स ख़रीदा और उस पर 18% मान लो IGST था, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो रिड्यूस कर देंगे तो ये 1800 रुपीज़ आ गए उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसे हम शॉर्टकट में इनपुट टैक्स भी कहते हैं। अब मान लो यही ए इस माल को ये करा था उसने परचेज़। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये उसने परचेज़ किया था, तो एट द टाइम ऑफ परचेज़ उसने पे किया टैक्स 1800 रुपीज़। अब यही बंदा, यही ट्रेडर्स जब इसी माल को कुछ प्रॉफिट पे बेचेगा, सपोज़ दैट यही ए अब ये इस पे मान लो 1000 रुपीज़ प्रॉफिट रख के 11,000 रुपीज़ का अगर बेचता है, या मान लो 11,000 रख लेते हैं, 1000 एज ए प्रॉफिट, तो वो अगर इसको 11,000 रुपीज़ का सेल करता है और 18% सपोज़ दैट वो IGST कलेक्ट करता है इस पर, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे और 1800 18 1 18 18 1 18 हो ये 19। तो ये एट द टाइम ऑफ सेल पर उसने
टैक्स जो है वो कलेक्ट किया। ये उसने सेल किया, ये परचेज़ किया। जब परचेज़ किया उसने तो 1800 रुपीज़ टैक्स पे किया था, और जब उसने सेल किया तो कंज्यूमर से कलेक्ट किया उसने 1980। तो अब उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है जो गवर्नमेंट को वो पे करेगा? तो टैक्स लायबिलिटी बनेगी, सिंपल है बस। अच्छा, इसको कहेंगे सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसे कहेंगे आउटपुट टैक्स। तो बस सिंपली आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उसने 1980 कंज्यूमर से कलेक्ट किए हैं, और उसने एट द टाइम ऑफ परचेज़ 1800 इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में था, तो ये 1800 माइनस कर देंगे। तो इस तरह से 180 रुपीज़ उसे गवर्नमेंट को टैक्स की लायबिलिटी पेड करना पड़ेगी, डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब वो परचेज़ कर रहा है तो उस कंडीशन में इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, जब वो सेल कर रहा है तो आउटपुट टैक्स होगा, और उसकी टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट को कितनी बनती है देने की, तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि उसे कितना टैक्स पे करना है। तो अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर ही पे सारा बर्डन पड़ता है टैक्स का, ट्रेडर पे नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि ट्रेडर का कुछ दिनों के लिए पैसा इंगेज रहता है, ठीक है, जब तक उसे जो है सेल करके जब तक वो कलेक्ट नहीं कर लेता टैक्स, उस दिन तक उसका पैसा इंगेज रहता है। लेकिन जैसे ही उसके पास टैक्स कलेक्ट हो जाता है आउटपुट टैक्स की फॉर्म में, तो वो अपना पैसा निकाल कर जो बैलेंस बचता है वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। अब इसका एक शॉर्टकट भी तरीका है, वो ये है कि सपोज़ दैट हम डायरेक्टली देखते ये हैं कि उसे जितना प्रॉफिट हुआ था, तो उसे प्रॉफिट हुआ था 1000 प्रॉफिट पे बेच रहा था, तो डायरेक्टली हम इस पे भी टैक्स निकाल सकते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी मान लो सपोज़ दैट उसे 1000 का प्रॉफिट पे वो बेच रहा था, 10,000 का उसने परचेज़ किया था, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, और 1000 रुपीज़ एज ए प्रॉफिट मिला के वो इसका ये सेल प्राइस है। अब मान लो उसे 1000 ओनली प्रॉफिट हो रहा था, तो हम डायरेक्टली इस पर भी जब 18% निकालेंगे तो सिंपली हमारा वही आएगा अमाउंट ₹180। तो लेकिन स्टूडेंट्स, इस तरह से प्रॉफिट पे हमें नहीं निकालना है, हमें इस तरह से कैलकुलेट करना है, हमें शॉर्टकट में नहीं निकालना है। तो चाहें तो आप इसमें भी निकाल के इसको भी ब्रैकेट में अलग से निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं बस ये ध्यान रखें कि वो परचेज़ कर रहा है तो उसे कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, और जब वो सेल कर रहा है तो उसे कितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है कंज्यूमर से। बस इन्हीं दोनों का डिफरेंस, जो वो कलेक्ट कर रहा है आउटपुट टैक्स, और फिर जो वो परचेज़ के टाइम पर पे कर रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका डिफरेंस ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाएगा। यही टैक्स लायबिलिटी है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब आगे इसके एक क्वेश्चन से और अच्छा जो है एग्ज़ाम्पल की मदद से और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
तो देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 7, लेट ए बी एंड सी बी द 3 ट्रेडर्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट स्टेट्स। अब चूँकि बिलोंगिंग टू द डिफरेंट स्टेट तो हम यहीं से समझ लेंगे कि यहाँ पर IGST लगेगा। ट्रेडर्स ए सेल्स सम गुड्स एंड सर्विसेज टू ट्रेडर बी फॉर ₹500 एंड ट्रेडर बी sells the same goods and services to the trader C at a profit of ₹200. तो calculate the tax liability of B if the rate of GST is 12%. अब चूँकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी होती है कि वो किसकी टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करा रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ बी, तो बस हम बी को देखेंगे कि बी का क्या ट्रांसैक्शन है। अब चूँकि ए ने बी को बेचा तो बी ने ख़रीदा होगा, ए ने अगर बी को सेल किया तो बी ने परचेज़ की होगी। तो बस हम ये देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ परचेजिंग बी ने कितना टैक्स दिया, वही होगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यही बी जब वो सेल करेगा सी को, तो अब हम ये देखेंगे बी ने सेल कितने का किया, कितने प्रॉफिट पे किया। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो टैक्स निकालेंगे वो निकालेंगे इन आउटपुट टैक्स। तो जब आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट कि जब वो सेल करता है तो आउटपुट टैक्स होता है, जब वो परचेज़ करता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे आउटपुट निकाल लेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी टैक्स लायबिलिटी है जो गवर्नमेंट में हमें जमा करना है पैसा। और सिंपली अगर हम देखें कि 200 पे शॉर्टकट में 200 प्रॉफिट पर भी टैक्स 12% जो निकलेगा तो उसका भी वही अमाउंट आएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे कि एग्ज़ाम्पल नंबर 7, तो व्हेन बी परचेज गुड्स फ्रॉम ए, तो उसने गुड्स ख़रीदा है 500 रुपीज़ का। अब चूँकि यहाँ पर हम निकालेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा आपका, चूँकि इंटर स्टेट है तो 12% पूरा निकलेगा, 12% ऑफ 500। तो सिंपली हम 12% इंटू 500 कैलकुलेट कर लेंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो और ये 60 रुपीज़। तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया ₹60। अब यही बी जब वो सी को सेल करेगा तो आउटपुट टैक्स निकालेंगे। अब हम तो यहाँ पर व्हेन बी सेल्स टू सी, तो अब चूँकि जब वो बी सी को सेल्स करेगा तो 500 चूँकि उसकी कॉस्ट प्राइस थी और प्लस इसमें प्रॉफिट है 200 रुपीज़, तो वो बेचेगा 700 रुपीज़ का। तो अब हम निकालेंगे आउटपुट टैक्स, 12% ऑफ 700। तो यहाँ पर सिंपली 12/100 इंटू 700, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए और 12 7 दा 84। तो उसने सेल पर टैक्स कलेक्ट किया सी से 84 रुपीज़ और परचेज़ के टाइम उसने पेड किया था 60 रुपीज़। तो उसकी लायबिलिटी कितनी बनती है टैक्स जो गवर्नमेंट में
वो डिपॉज़िट करेगा, तो सिंपली हम निकाल लेते हैं टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स है 84 रुपीज़ और उसने जमा किया था एट द टाइम ऑफ परचेजिंग 60 रुपीज़, तो डिफरेंस आ गया आपका 24 रुपीज़। तो इस तरह से हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक्सरसाइज फर्स्ट भी सॉल्व करेंगे जीएसटी की। तो अब चूँकि यहाँ पर हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे, चूँकि 200 रुपीज़ जो ये प्रॉफिट था और ये कॉस्ट प्राइस थी, तो 200 पर अगर हम 12% देखें तो 12% ऑफ 200 प्रॉफिट पे अल्टीमेटली प्रॉफिट ही पर जो है वो टैक्स जो है वो निकलता है। तो 0 तो ये आ गया 12 टू द 24, तो उसे 24 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि जितना प्रॉफिट होता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग, उसी प्रॉफिट के ऊपर अगर जीएसटी हम काउंट करें तो बस हमें उतना ही अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को पेड करना होता है। तो ओके, थैंक यू।